हेलो एवरीवन। बच्चे ये हमारा रिवीजन प्लान है, ठीक है ना। रिवीजन प्लान में हम लोग देख रहे हैं कि वन शॉट में ही हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करें। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इम्यूनिटी का। हमें इसमें इम्यूनोलॉजी है ना, इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इम्यूनोलॉजी में फर्स्ट हमें इम्यूनिटी का नॉलेज होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, ठीक है ना। इम्यूनिटी का मतलब हम इनेट और एक्वायर्ड तो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट इम्यूनिटी जो होती है वो डायरेक्ट लिंक्ड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, राइट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस, है ना, और सिक्रेट होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स। हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में मानो कि जब क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और जिसमें इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है। ऑल टाइम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स वाला पार्ट जो होता है वो एक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस फ्री पीरियड। एग्जाम्पल आप समझो, जैसे आप आराम से घर से बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स एक्टिवेट होता है। कोई स्ट्रेस नहीं है, कैसे बैठना है, कोई डिसिप्लिन कुछ नहीं, आराम से बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। बट जब स्कूल में आप आ जाते हो तो हम आपको जब बोलते हैं कि हाँ भाई आपने ये रिवाइज किया नहीं किया, ये किया, है ना, आप ऐसे बैठो, तो इसका मतलब आप उस टाइम में स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हो, है ना। तो कहने का मतलब उस समय आपके ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ऑल टाइम एक्टिवेट रहेगा आपकी बॉडी में, है ना। क्यों बोलते हैं कि बच्चे का खेलना भी ज़रूरी होता है। खेलना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहे, न कि कंटिन्यूसली वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहे। बात समझ में आ रही है ना, इम्यूनिटी डिक्रीज एंड इंक्रीज कैसे होती है, बात समझ आ रही है। अब देखो, जैसे इम्यूनिटी ही है, हम आगे डेफिनेशन इम्यूनिटी की देखेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं कि इम्यूनिटी जो दो पार्ट में इम्यूनिटी होती क्या है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चे इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाई बर्थ होती है। क्या है? बाई बर्थ होती है, ठीक है। बाई बर्थ से ही हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। क्या है वो? आफ्टर बर्थ होती है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर स्पेसिफिक। कहने का मतलब है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो मदर की वॉर्म से ही बच्चा इम्यूनिटी लेके आता है, तो वो नॉन स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। बात समझ आ रही है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है आफ्टर बर्थ, वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जैसे कोविड है ना, कोविड है, तो कोविड के लिए जो वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है, अगर हम कोरोना के अगेंस्ट कोविशील्ड दे रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर कोरोना को ही ठीक करेगी, जो कोविशील्ड वैक्सीन होगी। तो इसका मतलब क्या है? आफ्टर बर्थ है कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है, और हाईली स्पेसिफिक है किसके लिए? सिर्फ वायरल एजेंट के लिए, जो हमारा कौन सा वायरल? कोरोना वायरस। कोई भी वैक्सीन अगर किसी स्पेसिफिक वायरस के लिए, किसी स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए बनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ आ रही है। देखो, इसमें हम लोग बात कर रहे थे, जैसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हैव टू लाइंस ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी के दो लाइंस ऑफ डिफेंस है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल होता है, और एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इंटरनल होता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल है ना। अब ये क्या होता है, हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि पैथोजेंस इंटरैक्ट विद स्किन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इट मीन्स एक्सटर्नल है, और है क्या? जब पैथोजेंस डिजीज काजिंग एजेंट जो है, जब वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? स्किन के साथ, तो उसको सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को पास करना पड़ता है। किसको? फर्स्ट लाइन डिफेंस को। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी क्या कहलाती है? फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन,
बात समझ में आ रही है आपको? फिजिकल बैरियर्स की तरह स्किन सेल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, मतलब स्किन एक्ट करती है। कोई भी वायरस इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग घूम रहा है, वो सबसे पहले किसके ऊपर टकराएगा? स्किन के ऊपर टकराएगा। तो वो हमारा स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर्स है किसी भी पैथोजेनिक एजेंट्स के लिए। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें गैसेस इनहेल होती हैं, तो उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारा फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है ना। बहुत सारी गैसेस को म्यूकस मेम्ब्रेन्स इंसर्ट नहीं होने देती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो हमारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है इसको। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे पास क्या हैं? HCl है ना, टेयर्स हैं, सलाइवा है, इन सब में लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच एक्ट एज अ एंटी बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। जैसे सलाइवा है, तो सलाइवा क्या है ना, हम मुंह खोलेंगे तो सलाइवे में क्या मिक्स हो सकते हैं ना पैथोजेनिक एजेंट्स, तो बैक्टीरियल हो वायरल हो, तो अब वो क्या करेंगे, उसमें लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो लाइजोजाइम्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है बच्चे, जिनको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द HCl टीयर एंड सलाइवा। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, HCl टीयर, सलाइवा, इजंट इट? अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे विच इज़ अ इंटरनल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन है तो एक्सटर्नल है, म्यूकस मेम्ब्रेन है तो एक्सटर्नल है, ठीक है, HCl, टेयर, स्लाइवा सब एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपका, सिंपल इसमें देखिए, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोग बोल सकते हैं विच इज़ इंटरनल। क्या है ये? इंटरनल है बट नॉन स्पेसिफिक है, ये बात याद रखना। मतलब इसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ है, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं होगा, है ना। मतलब ये सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा। सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होगा, मानो पैथोजेंस जो है वो इंसर्ट हो चुका है ना, और वो पहुंच गया है सेलुलर बैरियर्स तक। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, जैसे पैथोजन पासिस टू द सेलुलर बैरियर्स, है ना, और सेलुलर बैरियर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, नॉन फैगोसिटिक सेल्स होते हैं और फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब सेलुलर बैरियर्स तक पैथोजेंस अगर पहुंच गया तो उसको हम सेकंड लाइन डिफेंस बोलते हैं। फिर हमारी बॉडी में कौन एक्टिव हो जाता है? सेकंड लाइन डिफेंस एक्टिव हो जाता है। सेकंड लाइन डिफेंस में क्या होते हैं? जैसे नॉन फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। क्या बोलेंगे? नॉन फैगोसिटिक इज नेचुरल किलर सेल्स, है ना। ये क्या करेंगे? वर्क अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स एंड वायरस सेल्स। ये किसके अगेंस्ट काम करेंगे? जो वायरस सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स बच्चे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन द ब्लड एंड टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट है? फाउंड इन द ब्लड एंड टिश्यू। देखो, ब्लड्स में कौन कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, जिसको प्लूरोमार्फो न्यूक्लिक सेल्स भी कहा जा सकता है, ठीक है, जिसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं, विच एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर्स, विच एक्ट एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, किसी भी पैथोजेनिक एजेंट्स के लिए। अब टिश्यू में क्या है? मैक्रोफेजिस प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजिस क्या है? विच इज़ अ हाईली टिश्यू स्पेसिफिक। माइक्रोफेज सेल्स जो होते हैं मतलब सिक्वेंजर ऑफ द बॉडी क्लीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुफर सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, मेसोजिलियल सेल्स, सबके नेम क्या हैं? डिफरेंट हैं, बट ऑल आर वन, दैट इज नोन एज मैक्रोफेजिस, ठीक है बच्चे। और मैक्रोफेजी जैसे एनसीईआरटी में कुफर सेल्स हैं, ये डेड सेल्स को खाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे जैसे वायरस है, नॉन लिविंग है, उसको खाएगा। कहने का मतलब जितने भी बॉडीज़ में डेड सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजीज उनको इनगल्फ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जब पैथोजेंस सेलुलर बैरियर्स पे पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी के कुछ फैगोसिटिक्स और नॉन फैगोसिटिक सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लड में और टिश्यू में, ठीक है, और वो उनको क्या कर देते हैं? वो उनको खा लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इंटरनल है, जिसमें हमने जब पैथोजेंस पास हो गए हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एक्सटर्नल से इंटरनल पहुंच चुके हैं, तो तब हमारी बॉडी में सेलुलर बैरियर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या क्या है? नेचुरल किलर सेल्स हैं, है ना, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, जो पैथोजेंस को मार देंगे।
ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी हो सकते हैं। क्या है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, है ना, जब मानो पैथोजेंस इंसर्ट कर चुका है हमारे एक्सटर्नल्स बैरियर को, फर्स्ट लाइन बैरियर को पास करके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक पहुंच चुका है, तो हमारी बॉडी में उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है। फीवर्स भी एक क्या है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं ये भी क्या है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो सेलुलर बैरियर आपने देखा कि ये कैसे एक्ट करता है एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपने देखा नॉन फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स, ये क्या करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। ऐसे इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी होंगे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। फीवर, साइटोकाइनिन्स बैरियर्स। अब हम एक एक करके इनको आगे देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स क्या होता है। वजह जैसे हमने देख लिया था, फर्स्ट जो था हमारा सेलुलर बैरियर्स हमने देखा था जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता था, जिसके अंडर फर्दर हमने सेल डिस्कस किए थे जो पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो अब इन्फ्लेमेशंस कैसे हमारी इम्यूनिटी में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है, एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है किसी भी फॉरेन पैथोजेंस के लिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिंपल देखिए बेटा, अब क्या है यहाँ पर, जैसे मानो ये हमारी स्किन है और स्किन पे क्या हुआ है, एक इंजरी आई है, ठीक है, और ये स्किन जो है हमारी यहाँ पर रैप्चर हो चुकी है। ठीक है बच्चे, मतलब चांस है यहाँ से इंटर हो सकते हैं पैथोजेंस। तो ये पैथोजन बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया वायरस, ये क्या है पैथोजेंस है। तो जहाँ पर स्किन रैप्चर हुई थी वहाँ से ये पैथोजेंस जो है ये इंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थे क्या, इंजर्ड टिश्यू थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्किन हमारी रैप्चर हुई थी। ये इंजर्ड टिश्यू क्या कर रहे हैं, ये रिलीज़ कर रहे हैं किसको, प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स को। किसको रिलीज़ कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स को। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स है ना, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स है, ग्लैंड है, ये क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा पेन रिसेप्टर को और मास्ट सेल्स को। ठीक है, अब इसमें से जो मास्ट सेल हैं ये रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन। बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन एक ड्रग्स है। ठीक है, तो ये हिस्टामाइन रिलीज़ करेंगे मास्ट सेल, और हिस्टामाइन रिलीज़ करने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशंस का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डायलेट, ये देखो, ये जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स थी और ये ब्लड वेसल्स अब क्या हो गई, ये डायलेट हो गई। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स जैसे डायलेट हो गई, ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो है ये क्या रहेगी, दिस हिस्टामाइन स्टार्ट डायलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हिस्टामाइन क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, और इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज परमेबिलिटी एंड स्टार्ट इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, ये इसको इन्फ्लेमेट कर देगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट, जहाँ पर हमें लगेगी तो वहाँ पर स्वेलिंग तो होगी, तो वो क्या हो गया, हिस्टामाइन ने क्या कर दिया, ब्लड वेसल्स को ब्रॉड कर दिया, इन्फ्लेमेट कर दिया, और जो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। मतलब वहाँ से क्या हो जाएंगे, आयंस जो होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इन्फ्लेमेशंस हो जाएगी और वहाँ से क्या हो जाएगा, डायलेटेड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इम्यूबाइडल शेप सेल्स ऑफ WBC। यहाँ पर इम्यूबाइडल शेप ऑफ WBC प्रेजेंट होंगे डायलेटेड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स में। और ये जो इम्यूबाइडल सेल्स हैं इनको परमिएबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि हिस्टामाइन ने जैसे ही ब्लड वेसल्स को डायलेट किया था तो यहाँ पर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, जो इसके अंदर WBCs थे वो बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईपेडेसिस। क्या बोलेंगे, डाईपेडेसिस, मतलब इन्फ्लेमेशंस होना और वहाँ से WBCs का बाहर निकल के जाना, वेयर, जहाँ पर हमें इंजरी हुई है वहाँ के लिए जाना। मतलब ये क्या है, सोल्जर ऑफ द सेल्स भी इनको बोला जाता है, ये बचाते हैं वहाँ पर जाके। एम्योबाइड मूवमेंट ऑफ WBCs को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईपेडेसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स टू द इंजर्ड टिश्यू। तो जहाँ पर वो पहुँचे WBC, मानो यहाँ पर WBCs पहुँचे कहाँ से, डायलेटेड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स में से, और ये WBCs वहाँ पर क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब जो डेड सेल्स हैं उनको इनगल्फ करेंगे और एक टॉक्सिक रिलीज़ करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर डिजीज़ काज करने वाले सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे, और डेड सेल्स को खा लेंगे और नॉर्मल सेल्स यहाँ पर दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है
कि इन्फ्लेमेशंस भी हमारी बॉडी में क्या करती है। जैसे देखो यहाँ पर WBCs आए, सोल्जर ऑफ द सेल्स इसको तभी कहा जाता है, और इन्होंने क्या किया, डेड सेल्स को इनगल्फ कर लिया और नॉर्मल सेल्स को डुप्लीकेट होने का चांस दिया, और बाकी जो सेल्स थे जो टॉक्सिक क्रिएट करते थे उनको टॉक्सिक से ख़त्म कर दिया। तो इन्फ्लेमेशंस भी एक क्या है, सेकंड लाइन बैरियर से हमारा क्या है, इन्फ्लेमेशंस क्या है हमारा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाया जाता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशंस नहीं होती तो यहाँ से WBCs बाहर नहीं आ पाते। अगर WBC बाहर नहीं आते तो यहाँ पर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते और इससे क्या हो जाता, हमें कैंसर काज हो सकता है, कोई और दिक्कत हो सकती है। तो WBC हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्रॉनिक डिजीज़। ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं फीवर का क्या रोल होता है। देखो जैसे फीवर है वो भी एक सेकंड लाइन डिफेंस होता है। वो कैसे बच्चे, फीवर को भी कंसिडर किया जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, विच इज़ इंटरनल। अब कैसे होता है, इंटरनल मैकेनिज्म्स होता है फीवर का भी, बट इसको भी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। कैसे, देखो जैसे पैथोजेंस और WBCs जो है ना, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजेंस एंड WBC, देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, इनके इंटरेक्शंस को, WBC और पैथोजेंस के इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन पैथोजेंस एंड WBC। तो अब ये एक सेकंड लाइन डिफेंस है पैथोजेंस और WBC के इंटरेक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, पैथोजेंस टॉक्सिन रिलीज करेंगे, और WBCs जो होंगे ये इंटरल्यूलिन फर्स्ट रिलीज करते हैं, इंटरल्यूलिन फर्स्ट, ठीक है। इम्यून सेल्स हैं, मैसेंजर सेल्स कह सकते हो आप इनको। अब इन दोनों का जो क्लब करके क्या बनता है, पायरोजेंस बनता है। क्या बनता है, पायरोजेंस बनता है। कहने का मतलब है जब फीवर आता है तो दोनों का इंटरेक्शंस होता है, किसका, WBC का पैथोजेंस के साथ। मानो कि WBC क्या है, सोल्जर ऑफ द सेल्स है हमारी बॉडी के, और पैथोजेंस क्या है, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं। अब डिजीज़ काज करने वाला भी आ रहा है बॉडी में और बचाने वाला भी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जब WBC हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी की साइड से लड़ेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, इंटरल्यूलिन फर्स्ट रिलीज़ करेगा, और जब पैथोजेंस फाइट करेगा WBC के साथ तो वो क्या रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। इन दोनों का जो ये दोनों का जो कंपोनेंट है क्या रिलीज़ होता है, पायरोजेंस, ठीक है। फीवर के टाइम में हमारे ब्लड में क्या होता है, पायरोजेंस रिलीज़ होता है। अब पायरोजेंस का लेवल है ना, ये जैसे पायरोजन एक केमिकल्स है, और जब पायरोजन रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा ब्लड में और उसका लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर, तो इससे क्या होता है, दिस पायरोजन स्टिमुलेट बाय हाइपोथैलेमस। ये पायरोजन जो होगा ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस तो आप लोगों को पता है, थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमंस, जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर है, तो वो तो हाइपोथैलेमस ही होता है बॉडी का। तो जैसे ही ब्लड में पायरोजन इंक्रीज हो गया तो स्टिमुलेट हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा किसको, बॉडी टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो जैसे पायरोजन्स का लेवल ब्लड में बढ़ गया है तो हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। उसने क्या किया है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया हाइपोथैलेमस ने। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि जो माइक्रोबियल्स ग्रोथ होती है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन पायरोजेंस induces the hypothalamus and hypothalamus increase the body temperature, this is due to decrease microbial growth. But why decrease microbial growth? Because every microbes has enzymes, but every enzymes has temperature specific and get denature. क्योंकि जो enzymes होते हैं, मानो कि अगर वो हमारी बॉडी के किस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर 37 से थोड़ा सा भी हमें फीवर ज़्यादा हो गया, मतलब 99 फ़ारेनहाइट अगर हो गया हमारी बॉडी में टेम्परेचर, 100 कर दिया, तो सारी माइक्रोबियल ग्रोथ जो होगी वो डेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जितना टेम्परेचर हाइपोथैलेमस बढ़ा देगा तो उतने टेम्परेचर्स पे क्या, जो बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं, इन्फेक्शन काजिंग एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे और उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको पता भी चल रहा होगा कि जब फीवर हाई हो जाता है तो हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटी पायरेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ नोन एज एंटी पायरेटिक ड्रग्स जो होगी वो क्या करेगी,
डिक्रीज कर देगी बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। और कौन सी होती है एंटीपायरेटिक ड्रग्स? पैरास्टामोल, जैसे डोलो 650 होती है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है। तो बच्चे आपने देखा कि हम माइक्रोबियल्स मतलब पैथोजेंस जो होते हैं उनकी डेथ कैसे करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। फीवर का क्या रोल है? फीवर का आना भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। फीवर भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, हमारी बॉडी को मतलब सभी पैथोजन से फ्री करता है, क्योंकि सभी डिजीज़ में फीवर एक कॉमन सिम्टम होता है। और फीवर का आना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं तो वो कम से कम फीवर से डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। तो फीवर भी आपने देखा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास आता है साइटोकिन बैरियर विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है विच इज़ इंटरनल। देखिए बच्चे, ये है साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। ये क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, विच इज़ इंटरनल एंड दे आर ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक है, बात समझ में आ रही है। सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट कोई भी पैथोजेंस बॉडी में इंसर्ट करेगा तो ये एंटीबॉडी ज़रूर प्रोड्यूस करेगा, बात समझ आ रही है। अब देखो कैसे, इसकी एक एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आप लोगों को बड़ा अच्छे से इसका पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन्स क्या है? मतलब अभी जैसे कोविड चल रहा है ना, कोविड चल रहा है तो उसमें बड़ा, कोविड में मोस्ट वाइड यूज़ हो रहा है इंटरफेरॉन्स का, है ना, सभी को पता होना चाहिए। लेट्स कंसीडर 2 सेल्स अफेक्टेड बाय वायरस। ये देखना, जैसे हमारे पास क्या है इंटरफेरॉन्स। बच्चे सोच रहे होंगे कि एक वर्ड्स में हम कैसे बोल सकते हैं। तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ना बच्चे, इंटरफेरॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है। किसी भी वायरस इन्फेक्शन से या पैथोजन से इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। जैसे मानो, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, साइटोकिन बैरियर्स जो होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो सिंपल है हमारे पास, ये देखिए इंटरफेरॉन, INF भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो ये एक सेल है हमारे पास, अगर ये हमारा सेल है, मानो ये हमारा सेल है, इस सेल्स को हमने क्या करवा दिया, इस सेल्स को हमने इन्फेक्शंस करवा दी, वायरस से इन्फेक्शंस करवा दी। मानो इस सेल्स को मैंने वायरस से इन्फेक्शन करवा दी, ये वायरस का क्या होगा, वायरस DNA होगा, वायरल DNA। अब कहने का मतलब कि जब भी वायरस हमारे होस्ट के साथ मैच करेगा तो सबसे पहले अपना क्या ट्रांसफ़र करेगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा। तो इसने हमारे होस्ट सेल्स में अपना वायरल DNA इंसर्ट किया है, तो होस्ट DNA को क्या कर दिया उसने, इन्फेक्टेड कर दिया। तो अब हमारा जो होस्ट सेल था वो क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हमने खुद इन्फेक्शन करवाई है इस सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को हमने खुद इन्फेक्शन करवाई है, ठीक है। तो जब होस्ट सेल्स का जीनोम, मानो इस होस्ट सेल्स का जीनोम वायरल से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो हमारा जीनोम जो होता है वो रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन्स। क्या रिलीज़ करेगा, इंटरफेरॉन्स। मानो एक व्यक्ति है, उसको फीवर हुआ है, क्या हुआ है, फीवर हुआ है, तो इसका मतलब उसमें कोई वायरस आ चुका है। तो वायरल DNA जो है ना, वायरल DNA जो है इंसर्ट हो चुका है एक नॉर्मल व्यक्ति के जीनोम्स में, उसके DNA में। तो जैसे ही वायरस हमारे जीनोम्स में आता है तो हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, इंटरफेरॉन रिलीज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि इंटरफेरॉन्स हमेशा वायरल DNA से ही रिलीज़ होते हैं, ऑलवेज रिलीज फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरफेरॉन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, वायरल जीनोम से रिलीज़ होते हैं। अब ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, इन इंटरफेरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, ये इंटरफेरॉन्स जाके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के रिसेप्टर पे जाके, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स का ये रिसेप्टर है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स का ये रिसेप्टर है, उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। मतलब इंटरफेरॉन bind the non-infected cells receptor. When signal passes the interferon to non-infected cells, this signal reaches to the DNA and this DNA produce antiviral proteins। ठीक है बच्चे, जैसे ही ये हमारे पास
मतलब नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये है नॉन इन्फेक्टेड सेल, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के इस रिसेप्टर पे आके इंटरफेरॉन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला सेल्स क्या, कोई हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर वायरस आ चुका है तो तभी इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है। तो इंटरफेरॉन आके सेल्स के रिसेप्टर पे जाके जुड़ गया है, तो इस रिसेप्टर ने मैसेज हमारे नॉर्मल सेल्स के जीनोम्स को दे दिया कि भाई कोई वायरस आ चुका है, खतरा है, आपको एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो एंटीवायरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशंस इनहिबिट प्रोटीन्स भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिट प्रोटीन्स। वो क्या कर देंगे, इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स। तो वो क्या कर देंगे, वायरल प्रोटीन्स की ट्रांसलेशंस को इनहिबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ वायरल डीएनए, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी ट्रांसलेशन ऑफ वायरल डीएनए की इनटू होस्ट डीएनए, स्टॉप स्प्रेड इन्फेक्शन बाय इंटरफेरॉन। तो इसमें मेन रोल किसका रहा, इंटरफेरॉन्स का, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, वायरल जीनोम्स को ट्रांसलेशंस की इनहिबिट विद द प्रोड्यूस टीआईपी। क्योंकि जैसे ही इंटरफेरॉन इसके साथ जुड़ेगा तो ये टीआईपी रिलीज कर देगा, ट्रांसलेशन इनहिबिट प्रोटीन्स, और उससे ये क्या कर देगा, जैसे ये इनहिबिटिंग प्रोटीन जो होगी तो ये फर्दर स्प्रेड होने से प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन्स क्या करती है, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देती है। तो बच्चे आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि इंटरफेरॉन जो हैं, इंटरफेरॉन्स क्या स्पेशली इनहिबिट द वायरल जीनोम ट्रांसलेशन इन द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। समझ में आ रही है बच्चे, इंटरफेरॉन्स क्या हैं, स्पेशली इनहिबिट द वायरल जीनोम्स, वायरल जीनोम्स को इनहिबिट कर देगी, ट्रांसलेशन इन द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्मॉल प्रोटीन है, इंटरफेरॉन्स क्या एक स्मॉल प्रोटीन्स है, नेवर किल वायरस, ये वायरस को नहीं मारेगा, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा वायरल प्रोटीन्स की ट्रांसलेशंस को, ठीक है। कैसे करेगा, पूरा मैकेनिज्म्स मैंने बताया। और दूसरा क्या, ये क्या है, स्पीशियस स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, स्पीशियस स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। तो स्पीशियस स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चे ह्यूमन इंटरफेरॉन यूज इन ह्यूमन फॉर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। जैसे कोविड ट्रीटमेंट्स में कोविड ट्रीटमेंट्स में हम लोग अल्फ़ा इंटरफेरॉन यूज़ करते हैं, और बाकी भी हम लोग बीटा इंटरफेरॉन्स और गामा इंटरफेरॉन्स, 3 टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं। जैसे कोविड में, कैंसर्स में, है ना, टाइफाइड्स में, इन सब में कौन सा इंटरफेरॉन यूज़ होता है, इंटरफेरॉन है क्या, प्रोटीन से, तो ये किस में इंटरफेरॉन्स यूज़ होता है, इन सब में कौन सा इंटरफेरॉन्स, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स यूज़ होता है, ठीक है बच्चे। तो स्पीशियस का मतलब स्पीशियस स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक, मैंने आपको बता दिया है ना। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन इंटरफेरॉन यूज टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड नॉट यूज इन द अदर स्पीशियस फॉर स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। बात समझ में आ गई। साइटोकिन बैरियर्स कैसे रोल प्ले करता है हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग देखेंगे, है ना, अब हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चे हमारा इनेट इम्यूनिटी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चे इनेट इम्यूनिटी, अब आप लोग अगर एनसीईआरटी पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनेट इम्यूनिटी देख लो आप लोग, क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है बच्चे। जैसे फिजिकल बैरियर क्या है, स्किन है, ठीक है, और म्यूकस है, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, एसिड इन द स्टोमक, स्लाइवा, टीयर्स, और सेलुलर बैरियर्स कहाँ है, ल्यूकोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसीज और पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और अपनी एक अच्छी सी नोटबुक बनाए और उस पर लिखें। साइटोकिन्स क्या होता है, देखो जैसे साइटोकिन बैरियर्स जो हैं, साइटोकिन बैरियर ये आपकी एनसीईआरटी है बच्चे। साइटोकिन बैरियर जो है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरॉन हमेशा कहाँ से रिलीज होगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज होगा। वो सिक्रेट करेगा प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। क्लियर हो गया होगा आपको साइटोकिन्स भी।
तो बच्चे साइटोकिन्स जो होता है अल्फा INF होता है, बीटा INF होता है और गामा INF। INF क्या है, इंटरफेरॉन्स को हम INF भी बोलते हैं, INF, ठीक है, इंटरफेरॉन्स को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है और गामा भी होता है, ठीक है बच्चे। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होता है वो अभी मोस्ट वाइडली यूज़ किया जा रहा है कोविड ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इनएट हमारा ख़त्म होता है।